वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बाय स्टोरीवर्स के एक न्यू वीडियो पर। और इस समय आप सुन रहे हैं द डिमोनिक स्वॉर्ड यानी नकुल की कहानी। तो मैं डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में 18+ मोमेंट्स जैसे लड़ाई झगड़ा मारकाट खून खराबा और रोमांटिक सीन्स भी है, तो प्लीज अपने मम्मी पापा की परमिशन लेकर ही देखना। अगर आपको धमाकेदार एक्शन पैक स्टोरी सुननी बहुत ही अच्छी लगती है तो आप हमारे दोनों ऑडियो चैनल्स को सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर रख सकते हैं। अगर हमारी स्टोरी टेलिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। बाकी नीचे आपको कहीं ना कहीं कमेंट का बटन तो दिख ही जाएगा, तो उसके ऊपर भी कुछ कमेंट तो कर ही देना अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे। तो चलो स्टोरी करते हैं स्टार्ट। थियोडोर की ग्रे शेड क्लास का ऐलान करने के बाद अब वो ये समझा रहे थे कि इस जर्नी के अंदर उन्हें 1 महीना लगने वाला था, क्योंकि शाही राजधानी उत्तरा महाद्वीप के एकदम छोर पर थी। न्यू स्टूडेंट्स को जो कि टॉप 15 के अंदर थी 15 अलग अलग कमरे दिए गए थे। उन्हें जहाज के एक बड़े हिस्से में घूमने की पूरी छूट थी और इस जहाज के मेन 3 हिस्से या कहें मुख्य 3 हॉल थे। पहला मेन डेक और दूसरा पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी और तीसरा था ट्रेनिंग हॉल। इनमें से मेन डेक उन लोगों के लिए था जो आसमान के नज़ारों का मजा लेते हुए खुले में ध्यान करना पसंद करते थे। और यहाँ का माहौल हर तरीके से शांत था। यहाँ पर दिन में 2 बार खाने से भरी एक विशाल मेज प्रकट होती थी, जिसके ऊपर पहले से गर्मा गर्म खाना तैयार रहता था। इस खाने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन और ताकत थी। जिसके बाद 2 नंबर पर आती थी लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी के अंदर कल्टीवेटर्स और कुलीन परिवारों के इतिहास की ढेरों किताबें भरी पड़ी थी। वहीं तीसरी और आखिरी जगह, लेकिन सबसे खतरनाक, इस जहाज में एक ट्रेनिंग हॉल भी था। इन ट्रेनिंग हॉल्स में अलग अलग छोटे छोटे मैदान थे, जहां पर बहुत से स्टूडेंट्स अपनी युद्ध कला और मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर सकते थे और चाहते तो बाकी के स्टूडेंट्स को चैलेंज भी कर सकते थे। जबकि नकुल ने मेन डेक पर रहना ही चूज किया था, क्योंकि उसे बस शांति से अपनी कल्टीवेशन और अपनी साधना बढ़ानी थी। उस समय थियोडोर से हुई बातचीत की वजह से अब नकुल का पढ़ने का मूड तो बिल्कुल भी नहीं रह गया था। इसलिए लाइब्रेरी में शांति होने के बाद भी नकुल का मन वहां पर बिल्कुल नहीं लगने वाला था। ऊपर से इस मेन डेक का माहौल इतना अच्छा था कि उसे अपने कमरे से भी ज्यादा शांति इस मेन डेक पर महसूस हो रही थी और इसीलिए उसने अपने कमरे के बजाय इसी मेन डेक पर ध्यान लगाना पसंद किया था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि अवनी उसे कभी चैन से बैठने नहीं दे रही थी। अरे यार, ये लगातार तीसरा दिन है, इसे है क्या? नकुल इस समय साधना के अंदर था, लेकिन फिर भी उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी और मन ही मन वो लगातार अवनी को गालियां देते हुए यही सब सोचता जा रहा था। जब से अवनी को उस ट्रेनिंग हॉल के बारे में पता चला था, उसने जहाज के हर स्टूडेंट को चुनौती देना स्टार्ट कर दिया था और सिर्फ 4 दिनों के अंदर अंदर उसने नकुल को छोड़कर बाकी के हर स्टूडेंट्स को बार बार धूल चटाई थी। उसने नकुल को भी चुनौती दी थी, लेकिन नकुल ने जानबूझकर पहले दिन अपनी हार मान ली थी और कमजोर होने का नाटक किया था। उसे सबसे ताकतवर होने के तमगे से कोई भी मतलब नहीं था। उसे उस चीज़ की कोई ट्रॉफी नहीं लेनी थी और इस नाम का और इस रुतबे का भी उसके लिए कोई मतलब नहीं था। वो बस शांति से अपनी कल्टीवेशन और साधना करना चाहता था। शुरुआत में अवनी ने इन सबको मान लिया था। उसे लगा कि सच में नकुल इतना ताकतवर नहीं होगा और इसीलिए उसने दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फिर जब वो ईशा एजी के साथ लड़ाई कर रही थी, तो उसे हराने के बाद ईशा एजी ने उसे एक ऐसी दिल पर चुभने वाली बात कही जिसकी वजह से उसके तन बदन में आग लग गई थी। और वो बात थी, मुझे लगता है कि हम सब मिलकर भी वंश पर अगर हमला करेंगे तब भी हम उसे हरा नहीं पाएंगे। तुमने मुझे तो हरा दिया है, लेकिन वंश से टकराने की हिम्मत बिल्कुल मत करना। जाहिर सी बात है, ईशा का यह अंदाज़ा रून और जादुई कलाओं के प्रति उसकी तेज समझ और उसके इंस्टिंक्ट से जुड़ा था और इसी इंस्टिंक्ट के तहत उसके मुंह से ये बात निकल गई थी। जबकि दूसरी ओर नकुल को ये समझ नहीं आ रहा था कि इन सब चीज़ों का आपस में लेन देन क्या है। मतलब उसके इंस्टिंक्ट की वजह से नकुल को क्यों परेशान किया जा रहा है। लेकिन बड़े परिवारों के वंशजों ने ईशा की काबिलियत पहले ही देख ली थी, क्योंकि उस समय एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर ईशा ने पहले ही सबको एक बड़े खतरे से आगाह किया था, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी थी और फिर वो खतरनाक चीज़ हुई थी जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता था। और यही वजह थी कि वो लोग अब ईशा की बातों को गंभीरता से ले रहे थे और इन्हीं लोगों में से एक अवनी भी थी और इसी वजह से अवनी को उस लड़ाई की चुल मच रही थी।
और उसकी बेसब्री इतनी बढ़ती जा रही थी कि वो वंश के सामने अपना भाला ताने खड़ी थी। वहीं दूसरी ओर वंश मन ही मन सोच रहा था, अरे यार ये लड़की बहुत ज़िद्दी है यार, मतलब मैंने इसका ले क्या लिया, क्या छीन लिया मैंने इसका, जो ये ऐसे हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी है। अवनी बाहर से दिखने में तो बड़ी सुंदर और प्यारी सी थी, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह था, मानो किसी जंगली जानवर को इंसान के शरीर में डाल दिया गया हो। और यही वजह थी कि वो अपने मन की मालिक थी, जो भी उसे मन में आता वो बस वही करती जाती, उसे आसपास की कोई भी परवाह नहीं थी। और यही सोच समझकर नकुल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है, और इस समय उसकी आंखों के सामने एक लड़की खड़ी दिखाई दे रही थी, जो कि भाला उसी के ऊपर तान कर खड़ी थी। इस समय जहाज के हल्की हवा के साथ उसके सिल्वर बाल लगातार लहराते जा रहे थे, और सूरज की रोशनी के साथ ही उसकी आंखों में हल्की चमक भी देखी जा सकती थी। इस समय उसने ब्राउन मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जो उसकी पतली नाजुक टांगों को काफी हद तक दिखा रही थी। ऊपर से उसकी वही ब्राउन टाइट मिलिट्री जैकेट, ये सब मिलकर उसको काफी अट्रैक्टिव लुक दे रहे थे। हालांकि इस अट्रैक्टिव लुक के साथ वो काफी खतरनाक भी दिखाई दे रही थी, और यह खतरनाक लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव वाला मिक्सचर बड़ा ही खतरनाक सा लग रहा था। यह मिलिट्री यूनिफॉर्म जो कि उसने पहन रखी थी, उसकी वजह से उसे काफ़ी हद तक अपने हाथ पांव के मूवमेंट्स करने के अंदर सिंप्लिसिटी होती थी, यानी कि वो फ्री होकर अपने हाथ पांव जैसे चाहे वैसे चला सकती थी। और तो और उसने अपने पैरों को सेफ करने के लिए पैरों में फाइटर सैंडल्स तक पहन रखे थे, जो कि उसके घुटनों तक आते थे और उसके लिए किसी गार्ड की तरह काम करते थे। और इस समय जब नकुल उसे अपने सामने देख रहा था, तो नकुल को ऐसा लग रहा था मानो उसकी दुनिया की वंडर वुमन यहाँ पर ब्राउन सूट में उसके सामने खड़ी हो। लेकिन नकुल अभी इतना भी इम्प्रेस नहीं हुआ था कि वो उसे देखकर हाँ बोल दे लड़ाई के लिए, तो इसीलिए नकुल उसे साफ सी बात बोल देता है, नहीं। वहीं बाकी के स्टूडेंट्स जिन्हें पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, वो 13 के 13 स्टूडेंट्स रोज़ अपने चाय बिस्किट लेकर ये तमाशा देखने के लिए सुबह सुबह यहाँ पर आ जाते थे, और इस समय बड़ी दिलचस्पी से वो लगातार यही सब देखते जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज कुछ अलग ज़रूर होने वाला है, क्योंकि आखिरकार वो भी उस सूरमा को एक्शन में देखना चाहते थे जिसने टेस्ट के अंदर 136 पॉइंट्स बनाए थे। अरे यार चलो ना, तुम इतने अड़ियल क्यों हो? अवनी इस समय लगातार शिकायत करते हुए अपने भाले के पिछले हिस्से से नकुल को टॉन्ट मारती जा रही थी। एक तरीके से वो उस भाले के पिछले हिस्से से उसके कंधे पर धक्का देती जा रही थी। वंश प्लीज चलो ना, कम से कम एक बार तो मुझसे लड़ लो, उसके बाद मैं तुम्हें शांति से साधना करने दूंगी। मैं तुम्हारे बीच में कोई भी अड़ंगा नहीं डालूंगी, पक्का, गॉड्स प्रॉमिस। नकुल के सर पर इस समय बहुत सी नसें तनी हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसके सब्र का बांध भी अब टूटने ही वाला था। क्योंकि पिछले 2 दिन तो वो जंगली लड़की सिर्फ नकुल के सामने खड़ी रहती थी, जिससे उसे नज़रअंदाज करना काफ़ी आसान था। लेकिन अब वो अपने भाले से लगातार नकुल को छेड़ने और उकसाने की कोशिश करती जा रही थी, और देखने से तो यही लग रहा था कि आज वो मुकाबला करके ही मानने वाली थी। और आखिरकार नकुल भी एक लंबी आह भरता है और उस भाले के किनारे को अपने शरीर से अलग करते हुए खड़ा होने लगता है। तो सचमुच क्या तुम बाद में मुझे अकेला छोड़ दोगी? इसका मतलब तुम मेरी कल्टीवेशन के अंदर और साधना के अंदर आगे कभी भी अड़ंगा नहीं डालोगी, समझ रही हो? नकुल की यह बात सुनते ही अवनी की भी आंखें चमक उठी थी, और उसने तेजी से सर हिलाते हुए एक शर्त और जोड़ते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें इस जहाज से नीचे उतरने से पहले बिल्कुल नहीं सताऊंगी फिर से फाइटिंग के लिए, लेकिन तुम्हें पूरी ताकत से लड़ना होगा। मेरी मार्शल आर्ट के खिलाफ तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट यूज़ करनी होगी। और अब तो मानो नकुल के सब्र के बांध की पीक लेवल आ चुकी थी, क्योंकि अब वो टूटने की कगार पर था। हाँ ठीक है, तो चलो अब इसे फटाफट ख़त्म करते हैं। तुम्हारे साथ एक मैच, उसके बाद में आगे कुछ नहीं। और इतना कहकर नकुल उस ट्रेनिंग हॉल की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर बहुत से अलग अलग ट्रेनिंग ग्राउंड्स बने हुए थे, और इसी के साथ अवनी भी उसके पीछे पीछे ही दौड़ जाती है। जबकि बाकी के स्टूडेंट्स ये सब देखकर और मज़ा देखने के लिए उनके पीछे चल चुके थे। कुछ ही मिनटों के बाद अवनी और नकुल उस ट्रेनिंग हॉल के सबसे बड़े मैदान के अंदर एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। अवनी पहले से ही तैयार थी, उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था और भाले की नोक सीधे नकुल पर टिकी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो भाले को सीधा नकुल के अंदर ही घुसा देगी। वहीं दूसरी ओर नकुल अपनी दोनों चमचमाती तलवारें अपने दोनों हाथों में पकड़े ऐसे खड़ा था मानो उसी का इंतजार कर रहा हो।
जब दोनों ने अपनी पोजीशंस ले ली थी तब नकुल बस एक सेंटेंस बोलता है, तो इसका मतलब कोई भी मुझे मैजिकल स्पेल्स यूज़ नहीं करने हैं, सही है ना? और नकुल की इस बात पर अवनी सर हिलाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल भी पाती, नकुल की ओर से 10 विंड स्लैशेस लगातार उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसी बीच अवनी को भी पता चल गया था कि नकुल ने क्या किया है और इसीलिए वो अपने भाले को गोल कर्व के अंदर घुमाती है, जिससे उसके भाले से एक तेज शॉकवेव निकलती है जो नकुल के 10 विंड स्लैशेस को काट कर रख देती है। लेकिन इतना सब होने के बीच में नकुल अवनी के काफ़ी पास पहुंच गया था और इस समय वो उसके डिफेंस को भेदने के लिए उसके ऊपर एक के बाद एक वार करने लगता है। लेकिन भाले के साथ अवनी की कुशलता नकुल के अंदाजे से काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि बड़ी चालाकी से वो अपने हथियार की लंबाई की मदद से नकुल को अपने से दूर रखने में कामयाब हो पा रही थी। भाले की तीखी नोक और ज़्यादा लंबाई की वजह से अब नकुल अवनी के आसपास भी फटक नहीं पा रहा था और कुछ ही मिनटों के अंदर देखते देखते 50 से ज़्यादा वार एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अवनी नकुल की गलती का इंतजार कर रही थी, जबकि नकुल अपने शरीर के अंदर कहीं भी किसी भी जगह गैप या ब्लाइंड स्पॉट छोड़ ही नहीं रहा था, ताकि उस अवनी को उसके ऊपर वार करने का एक पल या एक मौका भी मिल सके। लेकिन इसी वजह से उसे भी अवनी के ऊपर वार करने का मौका मिल नहीं पा रहा था। यार ये काफ़ी अच्छी है, इसकी लड़ाई की टेक्निक्स, इसकी मार्शल आर्ट्स। मेरी मार्शल आर्ट और इसकी मार्शल आर्ट दोनों एक ही लेवल पर है, बस मेरे पास फाइटिंग का अनुभव थोड़ा ज़्यादा है और यही एक्सपीरियंस ही होगा जिसकी वजह से मैं यहाँ पर जीतने वाला हूँ। जहाँ एक और नकुल कॉन्फिडेंस के साथ ये सब बोल रहा था, वहीं दूसरी ओर अचानक अवनी का भाला नकुल के एक गैप में घुस जाता है और नकुल के सीने की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन इसी बीच एक चमचमाती चांदी सी तलवार उस भाले के सामने आ जाती है और उस भाले की दिशा जो उस लड़के के सीने की ओर थी, देखते देखते वो उसके कंधे पर शिफ्ट हो जाती है और इसी वजह से वो कंधा नकुल के भाले पर जा लगता है। जबकि इसी बीच नकुल अपने दाएं कंधे को आगे झुकाते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ता है और अपनी दाएं तलवार को नीचे से ऊपर उठाते हुए तेजी से अवनी की गर्दन पर चला देता है। जबकि बाकी के सारे स्टूडेंट्स ये सब देखकर हैरानी में अपना मुंह खोले खड़े रह जाते हैं। उन्हें लगा था कि नकुल इतना खतरनाक वार अवनी पर बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन नकुल ने ये सब कर दिया था। इस समय सीनरी ये थी कि भाला नकुल के सीने से चूक चुका था और उसके बाएं कंधे में जा धंसा था, जबकि नकुल की दाईं तलवार लड़के के गले पर टिकी थी। नकुल ने पूरी ताकत के साथ वो तलवार उसी जगह पर रोक ली थी जहां पर उस लड़के का गला आता था और इसी वजह से वो उसकी जान लेने को तैयार भी था और उसकी जान बख्शने को भी। और इसी शौक में वो 13 के 13 स्टूडेंट्स वहां पर खड़े खड़े उन दोनों को देखते जा रहे थे, जबकि नकुल बस एक बेरुखी सी आवाज़ में उस लड़की से कहता है, तो अब मैं कल्टीवेशन करने जा सकता हूँ, है ना? जबकि इस समय वो चांदी से बालों वाली लड़की फटी आंखों के साथ इस मंजर को देखती जा रही थी। अवनी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब हो भी कैसे सकता है। उसका भाला नकुल के कंधे में गहराई तक घुसा था और उस जख्म से काफ़ी खून बहता जा रहा था, जबकि नकुल की आंखों में दर्द का नामो निशान तक नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ठंडी सी जिद थी जो कि चिल्ला चिल्ला कर सबको ये बताती जा रही थी, अपने शरीर के एक हिस्से की कुर्बानी देकर भी दुश्मन की जान लेना काफ़ी काम की चीज़ होती है। और इसी कश्मकश और अजीब सी रस्साकसी के अंदर वो अच्छे से समझ चुकी थी कि नकुल की सोच और उसका जज्बा उससे काफ़ी अलग लेवल पर है, एक काफ़ी अलग और ऊंचे लेवल पर। और देखते देखते वो अपना भाला वापस खींचती है और सम्मान में नकुल के सामने अपना सर झुका लेती है, जिसके बाद बिना कुछ कहे वो उस ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकल जाती है। जबकि नकुल अपना जख्म ठीक किए बिना ही मेन डेक पर वापस लौट आया था। जबकि बाकी के स्टूडेंट्स जब उस खूंखार आदमी को देख रहे थे तो उनकी तो मानो रूह कांपती जा रही थी। बस नकुल की पीठ देखकर ही सब स्टूडेंट्स के पसीने छूट रहे थे, जिसकी वजह उसका किया गया मुकाबला था। नकुल ने बस अपने बाएं कंधे की कुर्बानी दे दी थी और इसके बदले उसने उफ तक नहीं की थी। और यही सब अगर असली लड़ाई के बीच हुआ होता तो पता नहीं अवनी का क्या अंजाम होता, क्योंकि उस लड़ाई के अंदर तो मैजिकल स्पेल्स भी यूज़ होने वाले थे और नकुल के पास ना जाने कौन कौन से अजीब अजीब से स्पेल्स पड़े थे।